आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 दिया हुआ है उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर जो 13 तक दिया हुआ था उसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर आप उन सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो किसकी नियुक्ति की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भी कुछ नियुक्तियां होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं जो राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करते हैं। तो जैसे कैग की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति वही करते हैं, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं और यूनियन स्टेट के जो उपराज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति ही करते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के तत्कालीन जो सदस्य रहते हैं उनके विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए होगा ये राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड में दिया हुआ है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। इसमें से बताने हैं कि जो संकेतक 3 दिए हुए हैं इसमें से कौन सा संकेतक इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है, जो आय है, इसमें शामिल नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर में कह रहा है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी। तो ये बताना है। तो ये थी बिहार शरीफ। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन स्रोत क्या है। जो पैदा होती है ऑक्सीजन उसका स्रोत क्या है? तो होती है जल से। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 में कह रहा है ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। तो किस देवता से है वो? तो वो है सोम देवता। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है नेशनल हेराल्ड जो अखबार था उसके संस्थापक कौन थे। तो उसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में कह रहा है प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनती कब है, उसका क्या प्रोसेस है ये बताना है हमको। तो देखिए उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और एक बार जो होता है वो आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो ए होगा वो राइट हो जाएगा। उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और एक बार जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक बार वो होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वो किया जाता है रासायनिक युद्ध में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, कह रहा है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किए गए थे हिंद यूनानियों के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 में कह रहा है इसमें एक साइड में सूचियाँ दो सूचियाँ दी हुई हैं, ये आपस में हमें सुमेलित करना है। एक साइड में स्थल दिए हुए हैं, दूसरे साइड उसके जो उत्खननकर्ता थे वो दिए हुए हैं। हमें इस प्रकार इन सूचियों को आपस में सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो लोथल है उसके उत्खननकर्ता कौन थे। तो उसके थे उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। और जो बनावली थी तो बनावली के थे रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका इससे हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो के जो थे वो थे राखाल दास बनर्जी। और रोपड़ के उत्खननकर्ता थे, इनका नाम था रंगनाथ राव। तो इस प्रकार 11 का अगर हम लोग आंसर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 2 एंड 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। मतलब अजातशत्रु मतलब किसको उपनाम ये दिया जाता है, या मतलब अजातशत्रु नाम से कौन जाना जाता है, इसको देख लेते हैं। तो ये नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। मतलब अजातशत्रु जो था एक तरह से इनका लोकप्रिय उपनाम था। किसका नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। इसमें दिया हुआ है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। मतलब सेपरेशन ऑफ जो पावर है उसका सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है उसको दिया था। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है।
ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन पहले चीफ जस्टिस थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे। तो कौन थे वो? तो उनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट होती है निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो किसे प्रस्तुत करती है ये? तो ये प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 16 नंबर। इसमें कह रहा है परावैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में हमको सजाना है। आइए देख लेते हैं इनका क्रम क्या होगा, एक सीक्वेंस क्या होगा इनका। तो देखिए पहले सूक्ष्म तरंगें, फिर परावैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। तो ये इनका जो होगा वो आरोही क्रम होगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अब आइए 17 नंबर देखते हैं। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा के दौरान। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र है जो शामिल नहीं था? तो वो जो है सिंध क्षेत्र, वो शामिल नहीं था। बाकी बंगाल, उड़ीसा और असम, ये सब क्षेत्र जो हैं वो शामिल थे। आइए हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि अगस्त घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अगस्त घोषणा किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर में हमको सुमेलित करना है। आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला पूछा जा रहा है कि जो मैग्नीशियम है मतलब वो कहाँ पे पाया जाता है? तो पाया जाता है टैल्क में। तो इसके इससे सम्मिलित हो जाएगा। वहीं देखिए पोटेशियम, पोटेशियम किस में पाया जाता है? तो ये नाइटर में। अगला देखिए कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फास्फोराइट में। तो इसका सेकंड हो जाएगा। और मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पायरोल्यूसाइट में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रकार इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ए स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 में द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किसने प्रकाशित किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रकाशित किया था सी राजगोपालाचारी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द वे आउट जो पैम्फलेट है किसने प्रकाशित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने इसको प्रकाशित किया था। अगला देखिए 22 नंबर। 22 में कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था जो शालवाई की संधि हुई थी उसके तहत क्या हुआ था कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हो गया था। आइए अगला देखते हैं 23। इसमें कह रहा है नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो उस समय कौन थे मुगल बादशाह ये पूछा जा रहा है। तो उस समय थे मोहम्मद शाह। तो कौन थे उस समय? मोहम्मद शाह थे। और इसी समय क्या होता है, इसी समय ऐसा होता है कि जो ये क्षेत्रीय राज्य रहते हैं वो भी उभर कर इन्हीं के समय निकल कर सामने आते हैं। जैसे बंगाल अलग हो जाता है, बिहार अलग हो जाता है। तो इन्हीं के समय में ये सब जो प्रांत रहते हैं स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में भी सामने निकल कर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। 24 में कह रहा है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किस सत्र में हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था लाहौर सत्र में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर। इसमें कह रहा है जी का मान जो स्मॉल जी है उसका मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो ये बताना है। तो देखिए इसका वैल्यू जो सबसे कम या शून्य होती है वो पृथ्वी के केंद्र में होती है। और पृथ्वी के केंद्र से हम जैसे जैसे ऊपर आते हैं जो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। और सबसे ज़्यादा स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ पे होती है ये पूछा जाता है कभी कभी। तो होती है ध्रुवों पर, जिनको पोल्स कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो वो भी दुगुनी हो जाती है। अगर हम लोग द्रव्यमान दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? तो दोगुनी वो भी हो जाएगी। आइए 27 नंबर देखते हैं। 27 में कह रहा है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? कौन सी गैस है वो? तो वो है जीनॉन। जीनॉन को किस गैस के नाम से जानते हैं? स्ट्रेंजर गैस इसको कहते हैं। अगला देखिए 28 नंबर। 28 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व यह है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ये किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है? तो ये आर्टिकल है 355।
तो आर्टिकल कौन सा है वो 355। उसमें यह कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो 28 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर, इसमें कह रहा है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताना है। आइए देख लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे होती है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये है जौनपुर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला 31 कह रहा है किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है हमको। तो ये थे उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आइए 32 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो किसने इसको लागू किया था। तो ये किया था लॉर्ड हॉल्ट जो मैकेंजी थे, उन्होंने इसको लागू किया था। अगला देखिए 33 नंबर। इसमें कह रहा है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। मतलब राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति, मतलब कौन स्वीकृति इनको प्रदान करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनको प्रदान करता है विधानसभा। तो जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है विधानसभा के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 34 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 34 में कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा, देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो वो था संविधान संशोधन 93वां, मतलब 93वां संशोधन जो 2005 में हुआ था, उसके तहत ये प्रावधान किए गए थे। तो ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। आइए 35 नंबर देखते हैं। 35 में कह रहा है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में से रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो जो होते हैं कुल सदस्य का 1/12 भाग। ये क्या होते हैं, जो 1/12 भाग होते हैं ये कहाँ किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो स्नातक द्वारा, जो स्नातक उत्तीर्ण किए होते हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्य जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं या चुने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये गुप्त काल में माना जाता है। बेसिकली अगर हम लोग स्टार्टिंग इसकी देखते हैं तो स्टार्टिंग एक तरह से देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो मंदिर का एक रूप निकल कर सामने आता है स्पष्ट रूप से, वो गुप्त काल में आता है। इसलिए साधारणतः कहा जाता है कि मंदिर निर्माण का काल जो है वो गुप्त काल ही है, लेकिन जब स्टार्टिंग अगर पूछा जाए तो वो मौर्योत्तर काल हो जाएगा, क्योंकि मंदिर की अवधारणा उसी समय स्पष्ट रूप से आती है। अगला देखिए 37 नंबर। 37 में कह रहा है मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। मतलब मेगस्थनीज जो बताया था 7 प्रकार की जातियां हैं, इनमें से पूछा जा रहा है वो कौन सी इसमें शामिल नहीं थी। आइए देख लेते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन ब्राह्मण था, ये कोई उसे जाति का इसमें बारे में उसने मेंशन नहीं किया हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर। 38 में कह रहा प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो श्रमिकों की जब सीमांत उत्पादकता जो शून्य हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इसको छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है 39 नंबर। 39 में कह रहा है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। जो महाकालेश्वर मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 40 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है ये बताना है। तो जो है ये पिग्मी, वो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है। मतलब किनकी जनसंख्या एक तरह से पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो वो भीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर। इसमें कह रहा है शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, किसके द्वारा होती है, किस मानसून से होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से।
जिसको क्या कहते हैं, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है 43 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है। मतलब जो कह रहा है कि भूमि बंधित मतलब एक तरह से भूमि में ही लुप्त हो जाती है, जो सागर में नहीं मिलती है। तो कौन सी नदी है, वो लूनी नदी है, जो क्या होती है, जो कच्छ में ही जाके, जो गुजरात का कच्छ है वहाँ पे जाके ये लुप्त हो जाती है। मतलब एक तरह से ये सागर या महासागर में नहीं मिलती है, बल्कि ये भूमि में ही लुप्त हो जाती है, इसलिए इसको भूमि बंधित नदी भी कहा जाता है। अगला देखिए 44 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। मतलब निर्वनीकरण से क्या नहीं होता इसके बारे में इसमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो जो इसमें देखिए शहरीकरण है वो निर्वनीकरण का ये प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर, 45 में कह रहा है कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई है वो आई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। किस प्रोटोकॉल से आई थी, जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था उससे ये बात निकल कर सामने आई थी कि जो हमें कार्बन का उत्सर्जन है उसको हमें कम करना है। ती आई थी स्टार्टिंग कहाँ से, क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अब आइए 46 नंबर देखते हैं, इसको हमें आपस में सुमेलित करना है। तो देखिए फॉर्मूला इनके क्या क्या हैं, इनको हमें देखना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो धोने का सोडा होता है, जिसको धावन सोडा भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है इसमें। तो उसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। तो ये है धावन सोडा का फॉर्मूला। वहीं अगर हम लोग खाने का सोडा देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका है NaHCO3। वहीं जो हम लोग व्यंजक चूर्ण का देखते हैं तो उसका है CaOCl2। यहाँ पे ऐसे भी ये लिखा जा सकता है CaOCl2। यहाँ पे Cl देखिए बाहर अंदर हो गया है, इस बात के लिए आप वो परेशान ना होइएगा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl2। तो इसका ये हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए तो CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें, इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर, 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। वो कौन सा रंग है, तो वो है बैगनी रंग। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 48 नंबर, 48 में कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस नियम पर आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में बेसिकली होता क्या है, तो इसमें होता है जिसमें हाइड्रोलिक का मतलब ही होता है कि जिसमें हम लोग किसी द्रव का यूज करते हैं ब्रेक लगाने के लिए, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये होता है पास्कल के नियम का इसमें पालन होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो द्रव होते हैं अगर उन पे हम एक जगह पे फोर्स लगाएंगे तो चारों डायरेक्शन में वो फैल जाता है। इसलिए जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है उसको बड़े वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अब लास्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, वो क्या दिया हुआ है उसको देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। मतलब जो ज्वार पैदा करता है वो किस वजह से पैदा होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण, देखिए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के द्वारा ये होता है। किसके कारण होता है, ये जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव होता है और जो केंद्र के बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसके कारण ये होता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए कुछ इसमें फैक्ट दिए हो, इसको देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देखिए गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ऐबक के समय राजधानी क्या थी, लाहौर थी उनकी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, मतलब उसको निर्माण कार्य उसको शुरू करवाया था। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से इसको निर्मित करवाया था। अगला देखिए ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। अगला देख लीजिए ऐबक ने और क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और दिल्ली में एक मस्जिद उसने बनवाई थी, उसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अगला देखिए वहीं बख्तियार खिलजी के बारे में देखते हैं। तो बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। अगला देखिए, अगला कह रहा है इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि इल्तुतमिश जो है वो किसका गुलाम था, तो वो ऐबक का गुलाम था। और वो कहाँ था उस समय, जब ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का शासक था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला देखिए इल्तुतमिश ने राजधानी को क्या किया था, लाहौर से दिल्ली बनाया था।
कुतुबुद्दीन ने क्या किया था, लाहौर बनाया था। तो जो इल्तुतमिश आते हैं तो वो लाहौर से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करते हैं। अगला देखिए, अगला इसमें कह रहा है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। मतलब इसने सुल्तान पद की स्थिति भी धारण की थी। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते बल्कि वो सिपह सलार की उपाधि धारण करते हैं। सिपह सलार का मतलब होता है एक तरह से कि जो मालिक का नौकर हो या मालिक का वफादार हो, तो ये उपाधि उसने धारण की थी। अगला देखिए, इल्तुतमिश ने सबसे पहले अरबी शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, तो ये इल्तुतमिश ने जारी किए थे। अगला देखिए, किसने तुर्क चहलगानी नामक संगठन बनाया था, तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। अगला देखिए, इसने ही एकता प्रणाली शुरू की थी। एक तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसने प्रणाली शुरू नहीं की थी बल्कि इसकी शुरुआत तो मोहम्मद गौरी ने की थी, लेकिन अगर इसको देखा जाए, इसको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय तो ये इल्तुतमिश को जाता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि शुरू की थी, तो शुरू इसने नहीं की थी बल्कि मोहम्मद गौरी ने की थी, बल्कि इसको जो है वो संगठित रूप ये इल्तुतमिश ने दिया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था, तो वो बलबन ने किया था। मतलब जो तुर्कान चहलगानी क्या थे, तो ये 40 सदस्यों का, जो 40 अमीर रहते थे उनके सदस्यों का ये एक संगठन था कि जो क्या करते थे, शासन प्रशासन में निर्णायक अपनी भूमिका निभाते थे। तो उन्हीं का दमन कौन करता है, तो वो बलबन उन सबको दमन कर देता है। अगला देखिए, इसने राज दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की। किसने की, तो बलबन ने। अगला देखिए, बलबन ने ही लौह व रक्त की नीति को भी अपनाया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। पूछा जा सकता है उलूग खां किसकी उपाधि है, तो वह है बलबन की। किसने दी थी, नसीरुद्दीन महमूद ने इनको ये उपाधि दी थी। अगला देखिए, नसीरुद्दीन महमूद का मात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो टोपी सीकर अपना जीवन यापन कौन करता था, तो वो नसीरुद्दीन महमूद था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लिया। अब अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।